नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 165वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और वो नया चैप्टर नहीं है, नया सब्जेक्ट है। वो नया सब्जेक्ट आपका होने वाला है प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम समझेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट के अंदर जो कुछ भी केमिकल और बायोलॉजिकल और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, क्रेप साइकिल क्या होती है, ब्लैक साइकिल क्या होती है, कैम प्लांट क्या होते हैं, C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं। इन सभी इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में इस बुक में दिया गया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसी तरीके से इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा गया है एज इट इज रट लीजिए। बाकी जो समझने वाली चीजें होंगी, जब आगे उसका चैप्टर आएगा, मेन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे, तो वहां से अगर आप इन चीजों को रिलेट कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि हर लाइन को, अगर एक एक लाइन को, जैसे मान लो एक लाइन में फोटोसिंथेसिस आ गया, अगर मैं फोटोसिंथेसिस उसी लाइन को पढ़ा एक्सप्लेन करने के लिए पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ाने लगा, तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ चीजें आपको डायरेक्ट एज इट इज याद करनी पड़े। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे, पूरे सीरीज को पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की, तो अंतिम तक निकलते निकलते आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपके अंदर नहीं रह जाएगी। चलिए मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप यहाँ पर जो ये दिए गए हैं 8 कोर्सेज, ये 8 कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे पास तक भेजना है। भेजना कैसे है मैं आप लोगों को बता दूं। आप टेलीग्राम पर जब जाओगे तो टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इसी तरीके से लिखना है। लिखने के बाद जब आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट आएगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र यही 2 चीजें आपको देने के आप हमें दे दोगे। उसके बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है। वो दिया गया है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसको हम विकास का सिद्धांत बोलते हैं, जिसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने ही दिया था और बताया था कि हम जो आदमी का विकास हुआ है वो मछलियों से हुआ है। सबसे पहले मछलियां आई थी, फिर मछलियों के बाद उभयचर आए, फिर जलचर आए, थलचर आए, नभचर आए, फिर धीरे धीरे इस तरीके से हुआ। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था, जिसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगला पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है? फोटो रेस्पिरेशन एनर्जी एक्सपेंडिंग का प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी केवल प्लांट की जो एनर्जी होती है वो केवल लॉस होती है, इसमें प्लांट एनर्जी अपने लिए खुद बना नहीं पाता है। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि प्लांट के अंदर होता है एक एंजाइम के द्वारा। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। जब ये बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन पे कर लेता है, जबकि इसको करना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से समझना, ये जो एंजाइम है इतना बड़ा सा जिसका नाम है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं रूबिस्को। ये जो रूबिस्को एंजाइम जो है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, जबकि इसको बॉन्डिंग करनी चाहिए थी किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वो अभी तो खैर नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है और जल निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना ले रहा है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है।
तो जब ऑक्सीजन निकलता है तो एनर्जी बनती है, तो प्लांट एनर्जी बना पाता है। लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन यूज हो जा रहा है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो इसमें एनर्जी बनेगी नहीं, एनर्जी घटेगी। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेते लेते हमारी एनर्जी धीरे धीरे घटती है, क्योंकि सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, और हम हमारी बॉडी में धीरे धीरे जो एटीपी है वो टूट के हमको एनर्जी देती जाती है, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल घटता जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं एनर्जी एक्सपेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये होता कब है? जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो जाता है और लाइट बहुत तेज हो जाती है और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो स्टोमेटा इस समय क्लोज हो जाता है वाटर के लॉस को रोकने के लिए, कि जिससे ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, और फिर ये फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। मास फ्लो इज अफेक्टेड बाई ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा मास फ्लो अफेक्ट होता है। मास फ्लो एक टाइप का एसेंट ऑफ शेप है, ध्यान से समझना। जो पौधे होते हैं, जड़ से लेके और उनके पत्तियों तक, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, मान लो यहाँ पर जड़ है और यहाँ पर पत्तियां हैं, तो यहाँ जड़ से लेकर पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है? हम लोगों के जैसे तो वो मुंह से पानी पीते नहीं है कि ऊपर से नीचे जाए, पौधे में तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और ये गुरुत्वाकर्षण के उल्टा जा रहा है। तो कोई तो मैकेनिज्म इसके ऊपर काम कर रहा होगा, तभी तो जा रहा है, पानी की जड़ से इतना ऊपर तक चला जाता है। नारियल के जो नारियल होता है, नारियल पानी हम पीते हैं तो नारियल बिल्कुल ऊपर लगा होता है, उतनी ऊपर तक पानी हम पहुंच रहा है, तो कोई ना कोई तो मैकेनिज्म लग रहा होगा, तभी तो पहुंच रहा है। उसी में से एक मैकेनिज्म का नाम है मास फ्लो। मास फ्लो में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, चाहे वाटर हो, चाहे न्यूट्रिएंट हो, चाहे शुगर हो, किसके द्वारा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। वाटर और मिनरल जाइलम के द्वारा जाता है, शुगर और ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट होता है वो फ्लोएम के द्वारा जाता है। इन सभी चीजों को जो इधर से उधर जाते हैं उसको हम बोलते हैं मास फ्लो। ठीक। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पत्तियों से जो जलवाष्प निकलता है, पत्तियों से जो जलवाष्प निकल के हवा में उड़ जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक। वाष्पोत्सर्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर होता है, एलिमेंट्री प्लांट फिजियोलॉजी या फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इस तरीके का एक कोर्स होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी कि जो मैं बोल रहा हूँ। तो ट्रांसपिरेशन जब होता है तो यहाँ पर पत्तियों पर जो यहाँ ऊपर पानी होता है, ये पानी निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो यहाँ पानी कम होगा पत्तियों में, तो पत्तियों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर पानी कम होगा तो यहाँ से फिर पानी जड़ों में, मिट्टी से फिर से जड़ में आ जाएगा। जैसे जब हम गिलास में पानी रख लिया और यहाँ पर हमने एक पाइप लगा लिया, अब जब हम यहाँ से चूसते हैं पानी को, यहाँ से पानी चूसते हैं तो दबाव एक बनता है और पानी गिलास से अंदर से इस तरीके से पाइप से होते हुए हमारे मुंह के अंदर आ जाता है, जो हम वो लगा के पीते हैं ना, स्ट्रॉ लगा के पीते हैं, उस तरीके का कोई काम यहाँ पर ऐसे हो रहा है। तो पत्तियों से पानी निकल जा रहा है, तो उस पानी की जगह को लेने के लिए दूसरा पानी आ रहा है, और उसकी जगह को लेने के लिए नीचे से जमीन से पानी जड़ों में आ रहा है। तो ये मास फ्लो हो रहा है। इसी में मदद करता है ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन तेज होगा, ट्रांसपिरेशन तेज होने का मतलब पत्तियों से जलवाष्प बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है, तो मास फ्लो बहुत तेज होगा। अगर ट्रांसपिरेशन कम है तो पत्तियों से पानी कम लॉस होगा, तो मास फ्लो कम हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे होते हैं कि दोनों क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा, अनुक्रमानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, हिंदी याद आ रहा है उसका, इंग्लिश नहीं याद आ रहा। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ गया तो मास फ्लो भी बढ़ जाएगा, और ट्रांसपिरेशन रेट घट गया तो मास फ्लो भी घट जाएगा। बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फैट टू शुगर। जो फैट होता है वो अंत में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, किस प्रक्रिया में? वो होता है ग्लाइक्सोसोम्स जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो फैट होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? फोटो रेस्पिरेशन जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक तरीके का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। ये C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। कैम प्लांट क्या होता है, C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट क्या होता है, ये सभी चीजें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा।
फिलहाल आप इतना समझो कि फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम सेकंड होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि फोटो सेकंड जो होता है, फोटो सिस्टम सेकंड, ये C4 प्लांट में नहीं पाया जाता है। कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, वहां पर फैट शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं। प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड ट्रिप्टोफान, यानी कि ध्यान से समझना, जब इंडोल एसिटिक एसिड बनता है तो इंडोल एसिटिक एसिड बनने से पहले क्या बनता है, ट्रिप्टोफान बनता है। ठीक, तो वही बात में ट्रिप्टोफान आगे चलकर ये इंडोल एसिटिक एसिड बनता है, यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। फादर ऑफ क्रॉप प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, स्टीफन हेल्स जो हैं, इनको बोला जाता है प्लांट फिजियोलॉजी का फादर। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 जो होता है अपना, विटामिन B12, इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका होता है साइनो कोबालामाइन, साइनो कोबालामाइन इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, जब लॉ ऑफ टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो वेक्टर ई सेल्फोर्ड ने 1913 में इस लॉ को दिया था, लॉ ऑफ टॉलरेंस। इनका क्या कहना था कि कोई भी स्पेसीज है, कोई भी जीव है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका सर्वाइवल केवल एक चीज पर डिपेंड करता है कि उसके बॉडी के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट करने की कितनी क्षमता है। ठीक, दूसरे भाषा में हम बोले कि जैसे मान लो एक जगह का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहां पर गर्मियों में टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो अगर कोई एक ऐसी स्पीसीज है, यानी कि कोई एक ऐसी प्रजाति है जो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाएगा, वही तो वहां पर रह पाएगा, नहीं तो या तो वहां से भाग जाएगा या तो मर जाएगा। यही चीज कहा जाता है लॉ ऑफ टॉलरेंस में। उस स्पीसीज के अंदर, उस प्रजाति के अंदर एनवायरमेंट के कंडीशन को टॉलरेट करने की अगर क्षमता होगी तो वो वहां पर पाया जाएगा, सरवाइव करेगा, और नहीं तो फिर वो मर जाएगा या फिर उस जगह से वो भाग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस, जिसको 1913 में वेक्टर ई शीफोल्ड ने दिया था। बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है जो कि कहां पर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। जो कोशिका का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। क्रेब्स साइकिल और ETC साइकिल जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये सभी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, जब मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग बोल रहा था, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और इसमें भी मैंने पढ़ा रखा फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, और ये अभी जो थोड़ा अभी मैंने जो कल कंप्लीट किया है उसमें भी मैंने इन सब चीजों को पढ़ाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, एक तो क्रेब साइकिल होती है और ETC साइकिल होती है। ये दोनों साइकिल्स कहाँ पर कंप्लीट होती हैं, कोशिका के अंदर एक क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस होता है, उसी में क्रेब साइकिल और ETC होता है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट बनता है। लाइट एंड हिल रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है वहां पर होता है लाइट या हिल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल कहाँ पर होता है, स्टोमेटा में होता है क्लोरोप्लास्ट के। ग्रेना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन होता है। स्टोमेटा में क्या होता है, वो डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल होता है। और ग्रेना भी क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है और स्टोमेटा भी क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट होता है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रूबिस्को जो प्रोटीन होती है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अबेंडेंट मात्रा में पाया जाता है। एक मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का होता है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो 886 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। कितना, 886 KCAL, किलो कैलोरी ऊर्जा, 886 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। हाई वाटर यूज इफिशियंसी कैसे होता है, सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी कैम प्लांट की होती है, उसके बाद C4 प्लांट की होती है, उसके बाद C3 प्लांट की होती है। यानी कि वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कैम प्लांट की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, C3 प्लांट की होती है। जो क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी होती है, क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी क्या होती है, इस टाइप की लीफ एनाटॉमी। इसमें जो आपका बंडल सीथ होता है वो बंडल सीथ इस तरीके से दिखता है, दोनों में बंडल सीथ एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ वेंस जो होती है, वेंस भी इसमें बिल्कुल सेम होती है। इतनी चीजें तो इसमें सेम है, यहां से लेके इतनी चीजें। लेकिन उसके बाद ये जो बाहर वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें
और यहाँ पर ये वाली चीज है, इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो ये क्रेंज टाइप का कहाँ पर पाया जाता है एनाटॉमी, C4 प्लांट में पाया जाता है। तो ये जो एनाटॉमी है वो कैसा है, वो क्रेंज टाइप की एनाटॉमी है। और बाकी जो पोर है ये तो पोर इस तरीके से पाया जाता है। तो C4 प्लांट में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में रहता है और C3 प्लांट में थोड़ा ऑर्गेनाइज कम रहता है। ये यहाँ पर जो बाहर आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये थोड़ा सा इरेगुलर टाइप में पड़ा रहता है। तो इसी को बोलते हैं क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी। तो क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी कहाँ पाया जाता है, C4 प्लांट में पाया जाता है। केल्विन साइकिल और H या स्लैक साइकिल ये कहाँ पर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है, C4 प्लांट में। जो C4 प्लांट होता है इसमें फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें होती हैं, ये जो क्रेंज टाइप लीफ एनाटॉमी होती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा तेज होती है। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। मैंने बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया था, एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री जो है वो भी थर्ड सेमेस्टर में है। उसमें है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब कैसा होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये दो होते हैं जो ये मोनोसेक्राइड होते हैं। वहीं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये डाइसेक्राइड होते हैं। और स्टार्च है और ये कुछ और चीजें हैं, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड इस तरीके से होता है। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज है। और सबसे मीठा शुगर किसको बोला जाता है, फ्रक्टोज को, जो कि आपका किसमें पाया जाता है, फ्रूट में जो पाया जाता है। फ्रूट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, सुक्रोज होता है। यानी कि कहने का मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट डोंट हैव ए फ्री एल्डिहाइड, यानी कि जो -CHO होता है, ये -CHO एक तरीके का ग्रुप होता है जो कि कार्बन की बॉन्डिंग कर रहा होता है। और कीटोन ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ये दो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे जब आप एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री जो पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को मिला होगा। ये आपको मिलता है फ्रक्टोज में, और ये वाला जो आपको मिलता है ये ग्लूकोज में मिलता है। तो अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है कार्बोहाइड्रेट में तो उसके पास डोंट हैव फ्री एल्डिहाइड, ना तो उसके पास ये एल्डिहाइड फ्री होगा और ना ही कीटोन होगा, दोनों चीज उसके पास फ्री नहीं होगा। इसीलिए इसको फिर से ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो सुक्रोज होगा वो सुक्रोज को फिर से तोड़कर किसी दूसरे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है शुगर, तो वो माल्टोज पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, माल्टोज पाया जाता है जर्मेटिक सीड में, लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में। लैक्टोज जो होता है इसको मिल्क शुगर कहते हैं। ये किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये दोनों एक मोनोसेक्राइड होते हैं। ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड होता है और ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड होता है। तो ये दोनों मोनो मोनो मिलकर फिर कैसे हो जाते हैं, डाइसेक्राइड्स हो जाते हैं। तो ये डाइसेक्राइड क्या है, लैक्टोज, जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन का जो शब्द है वो वाल्डेयर ने बनाया था 1840 में, ये शब्द दिया था, प्रोटीन जो वर्ड है इसको दिया था वाल्डेयर ने 1840 में। एंजाइम जो शब्द है उसको डब्ल्यू कुटेंस ने दिया था, ये एंजाइम शब्द। लॉ एंड की मॉडल किसने दिया था, फिशर ने दिया था। लॉ एंड की मॉडल क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक कॉम्प्लेक्स केमिकल है, उस पर जब किसी एंजाइम एंजाइम का रिएक्शन होता है तो ये दोनों आपस में तभी काम करेंगे जैसे ताला और चाबी। एक ताले में किसी केवल एक ही चाबी लग सकती है, हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। उसी तरीके से हर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए एक अलग तरीके का एंजाइम होता है। ये चीज दिया था इमेल फिशर ने दिया था कि 1894 में दिया था। जैसे एंजाइम्स एक्टिव साइट जिसको हम लॉक बोलते हैं, जो एंजाइम होता है उसको लॉक बोलते हैं, और जो स्पेसिफिक सब्ट्रैक्ट होता है उसको की बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझे तो एग्जाम्पल तो मुझे इस समय एग्जाम्पल मुझे नहीं याद आ रहा है। मैं आगे लॉक एंड की का जो मॉडल है वो जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर बता दूंगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि जो प्रोटीनेज जो एंजाइम होता है, शायद हाँ प्रोटीनेज एंजाइम है या ऐसा कोई एक एंजाइम है, वो केवल प्रोटीन को पचाता है, वो कभी भी किसी और दूसरी चीज को नहीं पचा सकता है, इस तरीके का है। तो लॉक एंड की मॉडल मैं आगे चल के आपको डिटेल में समझाऊंगा। लॉक एंड की मॉडल आगे दिया गया है डिटेल में, वहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना ही समझो
कि एक एंजाइम किसी एक ही चीज को पचाएगा। कब पचाएगा? जब दोनों के लॉक और की एक साथ मिल पाएंगे, तभी वो एक दूसरे को पचा पाएंगे, नहीं तो दूसरा किसी को नहीं पचा। जैसे टाइलिन जो होता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, जो प्रोटीनेज होता है वो प्रोटीन को पचाता है। ठीक, तो इस तरीके से अब ऐसे टाइलिन को कह दो प्रोटीन को पचाए, तो प्रोटीन को वो नहीं पचा पाएगा। तो यही है लॉ एंड की मॉडल। जो विटामिन टर्म है, इसको प्रपोज किया था फंक ने। बॉन्ड एट ज्वाइनिंग ज्वाइंट अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड होता है, इन्हीं के ज्वाइंट की मदद से फिर प्रोटीन बनता है। ठीक, प्रोटीन कैसे बनता है? एमिनो एसिड के मिलान से। तो एमिनो एसिड मिलते कैसे हैं? इनकी ज्वाइंटिंग होती है कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल जो बॉन्ड होता है, इसी बॉन्ड के द्वारा अमीनो एसिड जुड़ते हैं और आगे चलकर फिर ये प्रोटीन बनता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।